गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने इसका फर्स्ट लेक्चर जो है पढ़ा दिए हैं और उसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेट्स लर्न फिजिक्स बाय एसके गुप्ता। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग को पढ़ना है। तो हमने ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था और इधर में ये क्या यहाँ तक पढ़े थे, और इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे और एक्सोथर्मिक, उसके बाद हम लोग स्टॉप कर दिए थे। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों होता क्या है कि एक सिंगल सब्सटेंस है और ये ब्रेक होकर के, स्प्लिट होकर के टू और मोर सब्सटेंस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तब ऐसा रिएक्शन जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो पहले तो ये नोट करने की बात है कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन टाइप का होता है। ठीक है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, और पूछता भी है, ठीक है, स्पेशल एकदम पूछता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो वहां पर बता सकते हैं कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ठीक है, तो ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है, जो कंपाउंड का जो स्प्लिट हुआ, वो दो या दो से अधिक टुकड़े में जो टूटा है, तो वो थर्मल के द्वारा यदि उसका डिकम्पोजिशन हो, हीट के द्वारा यदि डिकम्पोजिशन हो, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फेरस सल्फेट है। ठीक है, और फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो होता क्या है, ये फेरस ऑक्साइड में एंड सल्फेट अलग और ट्राई सल्फेट ये जो है ये अलग, हमको तीन ठो सब्सटेंस अलग अलग देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और नोट करना यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखें कि ये ग्रीन कलर का था। ठीक है, और ये रेड ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, ये रेड ब्राउन कलर का हो गया, यानी इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कलर में भी चेंजेज आ रहे हैं। जो ऊपर में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट वाले वीडियो में कि केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, तो कलर भी चेंजेस होता है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, सब में नहीं, लेकिन कुछ कुछ में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। दूसरा आप यहां पर देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको यदि हीट देते हैं तो ये क्या है, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बात समझ आया। तो इसे आपको पूरा प्रैक्टिस करके याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये इक्वेशन लिखना होगा। ठीक है, वो साफ लिखता है कि आप व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव इट्स टू एग्जाम्पल, इसके दो एग्जाम्पल दे, तो आपको ये करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये कब होता है इसको, ठीक है, तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जब क्या करते हैं कि कोई कंपाउंड है और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो उस कंपाउंड का वो कंपाउंड जो स्प्लिट हो जाता है टू और मोर पार्ट्स में, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो जैसे देखिए कि ये जो हमारा प्लास्टिक मग है, और प्लास्टिक मग में क्या है, वाटर है, और वाटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं वाटर है। इसको देखिए, ये वाला आपका जो है कि कैथोड है और ये वाला आपका एनोड है। ठीक है, एनोड को इधर देखिए, ये दोनों कैथोड और एनोड को हम लोग क्या है कि बैटरी से कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे स्विच है। ठीक है, और ये देखिए जो एनोड और कैथोड है, देखिए ये ग्रेफाइट रॉड है होता है, इसमें ग्रेफाइट रॉड होता है। ठीक है,
और इसमें वाटर है, और जब हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी स्विच को ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो होता क्या है कि ये जो H2O था आपका, देखिए H2O ये ब्रेक हो जाता है और इस पे ऑक्सीजन गैस और इस पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, ये दोनों देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आप जो फिगर है उसको भी आप दिमाग में सेट कर ले, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे क्या कर देगा कि ये देखिए जो कैथोड है, कैथोड पे यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो लिखा हुआ है उसको हटा देगा और वो पूछेगा कि यहाँ पे क्या होगा, तो आपको मालूम है कौन सा गैस होगा, तो आपको बताना है कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस सॉरी और एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये जो लिक्विड है वो कौन सा लिक्विड है, तो H2O है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो यदि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को आप सन के प्रेजेंस में रख दे, ठीक है, तो सन के प्रेजेंस में रखेंगे तो वो भी डिकम्पोज हो जाएगा, 2 और मोर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल हमको याद रखना है, तो एग्जांपल में आप देखिए ये सिल्वर क्लोराइड, जो सिल्वर क्लोराइड है इसको आप क्या कीजिए कि सन के प्रेजेंस में इसको रख दीजिए। ठीक है, सनलाइट इसको दीजिए तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर के सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए AgBr, इसको भी आप सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें तो ये भी ब्रेक होकर के सिल्वर और ब्रोमीन गैस देगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसी को हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे और ये उसका एग्जांपल है। और यहाँ पर नोट देखिए, यहाँ पे एक नोट कर सकते हैं कि एबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंपटीशन में भी ये पूछता है। ठीक है, और 10 में तो पूछेगा ही जब इंपॉर्टेंट हो तो, कि फोटोग्राफी में, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में ये जो है ये दोनों रिएक्शन यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊपर में हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़े थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहां क्या होता था, एनर्जी रिलीज होती थी और यहां पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, यहाँ पे एक एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये एक अलग कंडीशन, मैंने ये है कंडीशन है या टाइप है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और उसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए तो, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखिए द रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी in the form of heat, light और electricity to break reactant are called endothermic reaction। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वेशन दे करके। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element displace less reactive element from its salt solution। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से और उसके बाद एक न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो ऐसा जब रिएक्शन होता है तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कॉपर सल्फेट है। ठीक है, आप इसमें भी कंटेनर में देखिए, ट्यूब में देखिए, तो ये जो सॉल्यूशन है ना वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें हम लोग एक देखिए Fe आयरन नेल, देखिए ये आयरन नेल इसमें डुबा दिए, इमर्ज्ड कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शन होकर के क्या बनेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर जो है अलग हो जाएगा और कॉपर मेरा यहां पर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, देखिए Fe जो है हाईली रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, तो कॉपर को यहां से हटा करके Fe यहां पे ऐड हो जाता है। ये देखिए सल्फेट के साथ अब कौन आ गया, फेरस आ गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसा जब रिएक्शन हो तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर कलर भी चेंज हो जाता है, ये याद रखिए, जो ब्लू कलर है अभी ये डर्टी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, जब रिएक्शन होगा तो ये ग्रीन कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी कलर का चेंजेस को आपको एग्जांपल मिल गया, तो आप जैसे वहाँ पर पूछ सकता है, जब आपको पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होता है, इसका कुछ एक एग्जांपल दीजिए, 2 एग्जांपल दीजिए, तो देखिए यहाँ से भी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। तो और याद भी रख ले कि यदि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में Fe डाला जाता है तो उसका फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है, तो इसका कलर कैसा होता है, तो डर्टी ग्रीन कलर का हो जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए आ जाते हैं, अब देखिए फिर एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि कॉपर सल्फेट है और जिंक देखिए हाईली रिएक्टिव है, तो इससे ये रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर बनाएगा, ठीक है। तो आपको इसको भी याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नोट में दिया हुआ है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए कैसा रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि 2 कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसका जो आयंस है इसमें हो चला जाता है दूसरे वाले में, और दूसरे वाला का आयंस जो है पहले वाला में आ जाता है, यानी यहाँ पे आयनों का एक्सचेंजमेंट होता है, ठीक है, आयन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम अभी और इसको बढ़िया से समझे कि आ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंजेस ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 कंपाउंड है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, ये 2 कंपाउंड है आपके पास। तो इसके जो आयंस है देखिए, ये सल्फेट बेरियम में आ जाएगा और ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन सोडियम में चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, बेरियम सल्फेट और यहाँ हो गया सोडियम क्लोरीन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन गया, यानी क्लोरीन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आयंस थे सल्फेट और क्लोरीन ये एक दूसरे को चेंज हो गया, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ऐसा जब रिएक्शन होता है जिसमें आयनों का एक्सचेंजमेंट होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जाम्पल के रूप में ये देखिए यहाँ पर है ही, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, और डेफिनेशन तो यहाँ पर है, ठीक है। चलिए एक एक वर्ड जो यहाँ का है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी तरीके से ये जो पीडीएफ बनाया गया है, नोट्स जो ये जो नोट्स है बनाया गया है, बहुत सोच समझ करके बनाया गया है। ये रिलेट आपका डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम से होगा, और कंपटीशन भी देते हैं आप पॉलिटेक्निक वगैरह या रेलवे वगैरह, तो वहाँ पर भी अच्छा ये प्रदर्शन करता है, इससे बहुत सारा सवाल आपका मिलता है। क्योंकि आज का जो कंपटीशन एग्जाम है एनसीईआरटी बेस्ड हो गया, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये एनसीईआरटी बुक से ही इसको पूरा ये डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और एक यहाँ मजेदार वाली बात है, यहाँ पर क्वेश्चन एक और मिलता है कि ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये एक प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसीलिए इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, सो इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन ये क्या होगा बनेगा, उसको हम लोग एक अलग नाम दे देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। जहां पर प्रेसिपिटेशन क्या होगा कि बनेगा तो ही, ठीक है, ऐसे नहीं। चलिए अब यहां से याद रखते हैं और हम लोग कुछ पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है और कोई सब्सटेंस बन जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे यहां पर आप देखें, यहां पर क्या था, कार्बन जो कि रिएक्टेंट है, और इसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो गया और बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब कब होता है, ये देखिए 1 2 में हम लोग बताए हैं, समझाए हैं यहाँ पे कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट, किसी रिएक्टेंट से हाइड्रोजन का जब रिमूव होता है ना,
तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर भी दिया, कॉपर में देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनाया, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में यहाँ से ऑक्सीजन निकल के इसमें ऐड हो गया, देखिए वाटर, ठीक है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल के इसमें आ गया, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, बात समझ आ रहा है। उसके बाद रिडक्शन, तो जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए आप कि कॉपर में ऑक्सीजन था और ये ऑक्सीजन निकल करके इसमें आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, और वाटर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि वाटर ये बोलो H2 में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऐसा जिससे मान लो कि ऑक्सीजन रिमूव हो, ठीक है, देखिए द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट या द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट। इसी का उल्टा, जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन कहलाएगा, और यदि ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, और किसी केमिकल रिएक्शन में यदि दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो गए, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखे हैं कि इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड to H2O. So oxidation and reduction taking place together is called reaction. ठीक है, सॉरी वो कॉल आ गया था, चलिए आगे करते हैं। तो इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड जो है इज रिड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में, ठीक है, ऑक्सीडेशन का क्या रोल है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कोरिजन, ठीक है, कोरिजन ये जो होता है वो ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। तो कोरिजन होता है क्या बच्चों, कि किसी भी मेटल में यदि ऑक्सीजन ऐड कर जाए, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और वो वीक हो जाता है, वो मेटल जो वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोरिजन। ठीक है, कि देखिए व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, मॉइस्चर में आप उसको खुला छोड़ दें, एयर में या एसिड में इटीसी, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकनेस द मेटल एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरेड। तो ये क्या होता है, इसका कोरिजन हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल आप देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ ऑन कॉपर आर एग्जांपल ऑफ कोरिजन। ठीक है, तो सिल्वर में, सिल्वर जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैंने ये क्या कि ब्लैक कोटिंग उस पर लेयर आ जाता है। ठीक है, उस पर ब्लैक कोटिंग का लेयर आ जाता है, और आयरन में तो जानते हैं ब्राउन कलर का वो हो जाता है, और जो कॉपर है वो ग्रीन कलर का उस पर कोटिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये पूछता भी है कि सिल्वर पे कैसा कोटिंग हो जाता है, मतलब कैसा कलर आ जाता है, तो ब्लैक कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है, और यदि वो कॉपर रहा तो वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ ऑन सिल्वर। ठीक है, तो ये सब क्या है, कोरिजन का एग्जांपल है। अब कोरिजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय पुटिंग पेंट। तो आपका देखिए, आपका मेटल है और वो एयर में के प्रेजेंस में या एसिड के प्रेजेंस में या मॉइस्चर के प्रेजेंस में उसका कोरिजन हो गया है, जिसके कारण वो वीक होता जा रहा है। तो आप तो उसको बचाइएगा ना, आप तो कुछ तो उपाय लगाइएगा कि इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करें, कैसे इसको सेफ रखें। तो उसके लिए आपको क्या है, ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोरिजन कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब उसको रोका जा सकता है, तो गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, या फिर पुटिंग पेंट्स करके। आप देखते हैं कि जो आयरन का हम लोग के पास जो डोर होता है, दरवाजा होता है, उसको हम लोग पेंट कर देते हैं, और पेंट करने से क्या होता है कि उसका कोरिजन नहीं होता है। ठीक है, और आपका सेफ हो जाता है। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब कि क्या बोलते हैं कोरिजन को कैसे सेफ रखा जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपीस का जो है कि गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा जो कि शिप बना होता है, रेलवे देखिए पूरा लोहा से ही बना होता है, आयरन से ही बना होता है, उसको पेंट करना उसको या फिर एक ऐसा तरीका लगाना जिससे कोरिजन से वो बचे, और नहीं ये तरीका अपनाया जाएगा तो करोड़ों की संपत्ति हर साल बर्बाद होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये मतलब कि इम्पोर्टेंट है इसको बचाना और इसके बारे में जानकारी भी रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेंसिडिटी क्या है? तो जिस प्रकार जो मेटल था वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्या हो जाता है कि वीक हो जाता है, कोरिजन उसका होता है, उसी तरह जब फूड मटेरियल में जो फैट होते हैं या ऑयल होते हैं वो क्या कर जाते हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने के बाद वो बैड स्मेल देते हैं, उसका टेस्ट भी पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, देखिए द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नॉन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, तो इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसको भी तो बचाना जरूरी है कि आपका फूड पूरा बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है, तो इसको तो बचाना बहुत जरूरी है। तो आप कैसे इसको बचा सकते हैं? ठीक है, तो आप यदि कुछ पैकेट में आप इसको बना रहे हैं तो आप इसको क्या करें, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, जैसे कुरकुरे का जो पैकेट आता है उसमें वो बहुत सालों तक माने बहुत दिनों तक वो ठीक ठाक रहे, इसलिए उसमें क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन, ठीक है, रिप्लेसिंग एयर, उससे एयर निकाल करके उस पैकेट से नाइट्रोजन गैस फिल कर दिया जाता है ताकि उसका मतलब रेसिडेंट ना हो। ठीक है, वो ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, या फिर और जो घर में जो फूड वगैरह जो बचता है उसको आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, उसको आप फ्रिज में रख दे तो भी वो आपका सेफ रहेगा कुछ देर तक के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, और जो है बहुत टाइट कंटेनर में आप उसको रखें तो भी आपका वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये सब मेथड का यूज करके आप जो है कि उसको क्या कर सकते हैं कि बचा सकते हैं। ठीक है।